हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके RAC यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो एक सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम लोग पहले देखेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे कि VCR क्या होता है, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। VARS यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। उसके बाद गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है आपका, वो क्या होता है। रिवर्स ब्रेटन साइकिल या बेल कॉलम साइकिल किसे कहते हैं। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको RAC के बारे में सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे भी आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, यानी कि रेफ्रिजरेशन हम कहते किसे हैं। तो फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, रेफ्रिजरेशन। टॉपिक लिखेंगे रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे। द टर्म रेफ्रिजरेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, लिखेंगे द term refrigeration may be defined as the process of removing heat from a substance under control condition। क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन किसे कहते हैं। द टर्म रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम लोग रिमूविंग हीट फ्रॉम ए सबस्टांस, सबस्टांस से जो है हीट को रिमूव करते हैं, किसमें, अंडर कंट्रोल कंडीशन में, यानी कि कंट्रोल कंडीशन में। यानी कि रेफ्रिजरेशन के बारे में हम लोग बता दें कि अब जब आप लोग AC में किसी सामान को रखते हैं, आप लोग जब फ्रिज में किसी सामान को रखते हैं तो उस वस्तु के जो हीट को जो है वो एब्जॉर्ब करके और बाहर निकाल देता है, तो इसी को हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। और साथ ही साथ इसको एक तरफ से और डिफाइन कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेंटेन करते हैं और रिड्यूस करते हैं टेम्परेचर को, किसके, सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपेरिजन में। तो इसको हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ, इट ऑल्सो includes the process of reducing and maintaining the temperature of a body below the general temperature of its surrounding। यानी कि इसमें इसको एक और तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि इट इंक्लूड द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस को इंक्लूड करता है जिसमें हम लोग रिड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं, किसको, टेम्परेचर को ऑफ ए बॉडी, किसी सबस्टांस के टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं और मेंटेन करते हैं बिलो द जनरल टेम्परेचर ऑफ इट सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग के कंपेरिजन में उसका टेम्परेचर जो है क्या करते हैं, बिलो मेंटेन करके रखते हैं, उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन कहते हैं। तो ये थे आपके रेफ्रिजरेशन के, हम लोग डिफाइन कर दिए कि रेफ्रिजरेशन क्या कहलाता है। तो इसी में एक टर्म आता है रेफ्रिजरांट। रेफ्रिजरांट किसे कहते हैं, तो हम लोग अब लिखेंगे रेफ्रिजरांट। तो हम लोग इसमें लिखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, रेफ्रिजरांट कहते हैं। तो जैसे आपका रेफ्रिजरेशन हम लोग पढ़े, वैसे ही रेफ्रिजरेंट भी होता है कि रेफ्रिजरेंट आर दो सबस्टांस, ऐसा सबस्टांस है विच इज हेल्पिंग अस टू मेंटेन और रिड्यूसिंग द लोअर टेम्परेचर
एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी कि बॉडी का जो है और सबस्टांस का जो है टेम्परेचर को रिड्यूस और मेंटेन हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो एक सबस्टांस होता है जिसका हम लोग रेफ्रिजरेंट कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग बॉडी के सराउंडिंग टेम्परेचर को जो है मेंटेन और रिड्यूस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो लिखेंगे रेफ्रिजरेंट आर दोज सबस्टांस, रेफ्रिजरेंट आर दोज substance which is helping us to maintain lower temperature as compared to surrounding temperature. क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं? तो रेफ्रिजरेंट आर दो सबस्टांस विच इज हेल्पिंग अस टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपेयर में मेंटेन लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेफ्रिजरेंट का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, क्या क्या रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल है? तो NH3 यानी कि अमोनिया है, H2O है, R12 है, R22 है, बहुत सारे रेफ्रिजरेंट आप लोग पढ़े होंगे। उसके बाद रेफ्रिजरेंट के टाइप्स में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट, उसके बाद ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, ये सभी के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग केवल इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब नॉर्मली जो जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब हम लोग जानते हैं कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेंस यानी कि रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन का यूनिट क्या होता है? टन होता है। इसको हम लोग TON से डिनोट करते हैं। क्या किसे डिनोट करते हैं? TON से डिनोट करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग एक टन को कितना कहते हैं? 1000 किलोग्राम कहते हैं, लेकिन इसमें 1000 नहीं होता है, इसमें कितना होता है? 907 किलोग्राम होता है। तो इस टन का मतलब क्या होता है? 907 इसमें हम लोग यूज में लेते हैं। और इसका जब हम लोग इसको पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 1 टन बराबर आपका वैल्यू आता है, 1 टन बराबर 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, या इसको हम लोग 50 किलो कैलोरी पर मिनट भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 60 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर, तो 6 वन जा 6 और 6 टू जा 12, यानी कि 1260 किलो जूल पर आवर भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो इतना जो है आपको याद करके इसको रखना है। ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ लिया जाता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का बराबर कितना होता है? आपका 210 किलो जूल पर मिनट भी दे सकता है, आपको 3.5 किलो जूल पर सेकंड भी देता है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट भी दे सकता है, और 1260 किलो जूल पर आवर भी आपको दे सकता है। तो ये थे आपके टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में कि टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है और इसको निकालते कैसे हैं, उसको हम लोग आगे के वीडियो में पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद होता है COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP ऑफ रेफ्रिजरेशन आप लोग पढ़े होंगे। रेफ्रिजरेशन का क्या COP होता है आपका? डिजायर्ड इफेक्ट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन। तो डिजायर्ड इफेक्ट हम लोग को क्या होता है? रेफ्रिजरेशन में हम लोग को क्या चाहिए? लोअर टेम्परेचर चाहिए या हायर टेम्परेचर चाहिए? तो रेफ्रिजरेशन में हम लोग को लोअर टेम्परेचर चाहिए। तो T लोअर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, तो ये जो है आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेशन हो जाता है। और टेम्परेचर के टर्म में हम कब लेते हैं? तो टेम्परेचर के टर्म में ओनली केवल किस में? रिवर्सिबल में लिया जाता है। किसमें? रिवर्सिबल सिस्टम जो है जो होता है तो उसमें हम लोग टेम्परेचर के टर्म लेते हैं। बाकी सब में किसके टर्म लेते हैं? Q यानी कि हीट के टर्म में लेते हैं। साथ ही साथ हम लोग पता कर लें कि COP ऑफ हीट पंप क्या होता है। तो आप लोग जान रहे होंगे कि COP ऑफ हीट पंप भी क्या होता है? आपका डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हीट पंप में जो है डिजायर इफेक्ट आपका क्या होता है? हायर टेम्परेचर। तो इसमें क्या होता है? T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर। तो ये जो है आपका COP ऑफ हीट पंप हो जाता है।
इसके बाद एक और होता है आपका, क्या होता है, हीट इंजन। तो हीट इंजन का क्या निकालते हैं हम लोग, इफिशियंसी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हीट इंजन का क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं। तो ये जो है आपके हीट पंप के रिवर्स होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। तो ये जो है आपके हीट इंजन का क्या है, इफिशियंसी है। और सीओपी ऑफ हीट इंजन, हीट पंप हम लोग पढ़ लिए हैं, क्या होता है, टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन आप लोग पढ़ लिए हैं, टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर। तो ये आप लोग याद करके रखिएगा, इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। उसके बाद हम लोग एक बात और जान लें कि आपका इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन जो है 1/, सीओपी ऑफ हीट पंप के बराबर होता है। तो ये भी आप लोग याद करके रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग एक रिलेशन निकाले होंगे, COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप जो है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के बराबर होता है। यानी कि अगर हीट पंप का आपका COP 7 दिया हुआ है तो रेफ्रिजरेटर का COP कितना होगा, 6 होगा। और रेफ्रिजरेटर का COP 6 दिया हुआ है तो हीट पंप का COP कितना हो जाता है, 7 होता है। और नोट में नीचे में लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे, द COP ऑफ हीट पंप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हीट पंप का COP क्या होता है आपका, हमेशा 1 से बड़ा होता है। और साथ ही साथ इसका भी लिख लेंगे, द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 एंड 1। यानी कि आपका रेफ्रिजरेशन का COP जो है लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और 1 भी होता है। लेकिन आपका COP जो है हीट पंप का, किसका, हीट पंप का COP जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसको भी आप लोग याद करके रख लीजिएगा। इतना जो है बात आप लोग याद करके रख लीजिएगा। तो इतना सारा हम लोग देख लिए। साथ ही साथ नोट में एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, 2 पॉइंट उधर था, थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि द COP ऑफ ए हीट इंजन, हीट इंजन का जो COP होता है क्या होता है, द COP ऑफ हीट पंप इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, यानी कि EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो इसको आप लोग याद करके रखिएगा। हीट पंप का COP जो है आपका क्या होता है, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो भी आपसे पूछ सकता है। 2-3 टेम्परेचर दे देगा और 2 टेम्परेचर दे देगा और आपको पूछेगा कि एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो बताइए, तो आप लोग को पता नहीं चला है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो COP और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो दोनों जो है सेम ही शब्द होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आप लोग पढ़े होंगे कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी होता है। रेफ्रिजरेशन में जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी आप लोग जान रहे होंगे। तो हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को डिफाइन कैसे किया जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे। तो रेफ्रिजरेशन होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट which is extract or remove, which is extract or remove from the cooling space to मेंटेन द लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू सराउंडिंग टेम्परेचर। जब हम लोग रेफ्रिजरेशन पढ़े थे वही बात यही है कि इसमें क्या होता है, हीट को जितने अमाउंट ये निकालता है उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्ट और रिमूव फ्रॉम द कूलिंग स्पेस टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू
सराउंडिंग टेम्परेचर। क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज एक्सट्रैक्ट और रिमूव फ्रॉम द कूलिंग स्पेस, यानी कि कूलिंग स्पेस से जितना अमाउंट हम लोग हीट का रिमूव करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग टेम्परेचर के कंपेयर में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। इसका यूनिट आपका क्या होता है, तो किलो जूल पर केजी, और जूल पर केजी जो है इसका यूनिट होता है, किलो जूल पर केजी और जूल पर केजी भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक जानते हैं रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जिसको हम लोग आरसी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर डॉट सी से डिनोट करते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि आरसी यानी कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है एम डॉट इंटू आर ई होता है। क्या होता है, एम डॉट इंटू आर ई होता है, यानी कि प्रति सेकेंड जितने मास को हम लोग रिमूव करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में मल्टीप्लाई जब उसको करेंगे तो हम लोग को क्या पता मिलेगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मिलेगा। तो इसका यूनिट अब जब आप लोग निकालिएगा तो एम डॉट का आपका यूनिट हो जाएगा किलोग्राम प्रति सेकेंड, और आर यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का यूनिट हो जाएगा आपका किलो जूल पर केजी। तो केजी से आपका जब कैंसिल आउट होगा तो किलो जूल पर सेकेंड क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का यूनिट होगा किलो जूल पर सेकेंड, और इसको हम लोग किलो वाट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, किलो वाट कह सकते हैं। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी था। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम लोग देख लिए, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी को देख लिए। आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग आगे जो है VCRS के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। VCRS इसको हम लोग कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या कहते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। कभी कभी VCR साइकिल भी इसको बोल देता है। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो हम लोग कंपोनेंट्स कितने देखते हैं वो देख लेते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक होते हैं आपके नीचे में इवापोरेटर, एक होते हैं आपके कंप्रेसर, एक होते हैं आपके कंडेंसर, और एक होते हैं आपके थ्रॉटल वाल्व। क्या होते हैं, थ्रॉटल वाल्व। तो ये 4 कंपोनेंट जो है आपको VCRS साइकिल में पढ़ना है। तो इवापोरेटर का काम क्या है, तो ये क्यू एब्जॉर्ब करता है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करता है। कंडेंसर जो है क्यू रिजेक्ट करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। कंप्रेसर जो है डब्लू कंप्रेसर, यानी कि कंप्रेसर जो है वर्क करता है। थ्रोटल जो है इसको एक्सपेंड करने में मदद करता है। तो ये जो है आपके 4 कंपोनेंट हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को फेज बता दूं कि आपका रेफ्रिजरेंट जो इसमें से पास होता है इस लाइन से, तो यहाँ पे किस में होगा, तो यहाँ पे जो आपका रेफ्रिजरेंट जो है वेपर फॉर्म में होता है। क्या होता है, वेपर फॉर्म में होता है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे भी जो है किस फॉर्म में होता है, तो यहाँ भी वेपर फॉर्म में होता है। यहाँ आपका प्रेशर इंक्रीज होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। उसके बाद जो है हम लोग हीट को यहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। तो हीट को रिजेक्ट करने के बाद आपका रेफ्रिजरेंट जो है किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद थ्रोटल वाल्व से जब इसको पास कराते हैं तो ये लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म में आ जाता है। और साथ ही साथ हम लोग इसको नंबरिंग देते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है। 1 से 2 आपका कंप्रेसर लगा रहता है, 2 से 3 कंडेंसर लगा रहता है, 3 से 4 आपका थ्रोटल वाल्व, और 4 से 1 आपका इवापोरेटर। तो ये जो है आपके VCRS यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। और आप लोग जितने सारे RAC में साइकिल पढ़िएगा, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, गैस साइकिल, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल, सभी साइकिल जो है आपके किस में, तो एंटी क्लॉकवाइज
रनिंग करते हैं, क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रनिंग करते हैं। ये आप लोग याद करके रखिएगा हमेशा कि किस में करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रनिंग करते हैं कोई भी साइकिल। तो ये थे आपके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बेसिक जानकारी। और इसमें कौन सा कंपोनेंट जो है किस प्रोसेस में काम करता है, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में इसमें देख लेते हैं। तो 1 से 2 जैसा कि आप लोग देखे थे, इसमें देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 से 2 यहाँ पे देखिए 1 से 2 आपका क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। 2 से 3 आपका कंडेंसर। 3 से 4 आपका थ्रोटल वाल्व। 4 से 1 आपका इवापोरेटर। तो पहले हम लोग लिख लेंगे प्रोसेस 1 to 2। इसमें आपका क्या रहता है, कंप्रेसर रहता है। तो कंप्रेसर किस प्रोसेस में काम करता है, तो इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक हम लोग रिवर्स एडियाबेटिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। प्रोसेस 1 से 2 में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। इसके बाद है प्रोसेस 2 to 3। प्रोसेस 2 to 3 में आपका क्या लगा रहता है, तो कंडेंसर लगा रहता है। ये आपका होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। इसमें आपका क्या होता है, प्रोसेस 2 to 3 में होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। उसके बाद है प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस 3 to 4 इसमें आपका क्या लगा रहता है, तो थ्रोटल वाल्व लगाता है। थ्रोटल वाल्व लगा रहता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, थ्रोटल वाल्व का यूज किया जाता है, एक्सपेंडर का यूज नहीं किया जाता है। थ्रोटल वाल्व लगा रहता है। और थ्रोटल वाल्व किस पे काम करता है, तो ये भी आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन का काम करता है। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद है प्रोसेस 4 to 1। क्या है, प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 में क्या लगा रहता है, आपका इवापोरेटर। और इवापोरेटर कैसे काम करता है, तो कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। ये थे आपके 4 प्रोसेस किसके, तो रिवर्सिबल आपके वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के 4 प्रोसेस जो है, 4 कंपोनेंट, चारों के प्रोसेस हम लोग पता कर लिए हैं। फर्स्ट आपका कंप्रेसर, सेकंड कंडेंसर, थर्ड थ्रोटल वाल्व और फोर्थ इवापोरेटर। तो ये थे आपके 4 कंपोनेंट। और साथ ही साथ इसके सीओपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का सीओपी जो है क्या होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, नोट लिख लीजिएगा, एक यहाँ पे क्या लिखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इट इज इरिवर्सिबल साइकिल। ये जो है आपका इरिवर्सिबल साइकिल होता है। इरिवर्सिबल साइकिल ये जो है क्या होता है, इरिवर्सिबल साइकिल, यानी कि रिवर्सिबल नहीं होता है। वीसीआरएस साइकिल जो है आपका रिवर्सिबल साइकिल नहीं होता है, इरिवर्सिबल साइकिल होता है। साथ ही साथ इसके सीओपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इसका सीओपी जो है वो क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि सीओपी और वीसीआरएस साइकिल जो है, आप लोग पूरा जब ड्राइव कीजिएगा तो आपको टर्म आएगा आरई, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू कंप्रेसर। वीसीआरएस का सीओपी आपका क्या होता है, आर, यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू कंप्रेसर। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हम लोग को किस में मिलता है, तो इवापोरेटर में हम लोग को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। और इवापोरेटर जो है आपका किस में है, तो 4 से 1 में आपका इवापोरेटर लगा हुआ है। तो हम लोग जब इसका सीओपी निकालते हैं इंथैल्पी के टर्म में, किसके टर्म में, इंथैल्पी के टर्म में, तो सीओपी और वीसीआरएस जो है आपका आता है 4 से 1 में क्या लगा हुआ है, इवापोरेटर लगा हुआ होता है। तो H1 माइनस H4 अपॉन डब्ल्यू कंप्रेसर जो आपका किस में लगा हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे कंप्रेसर जो आपका 1 से 2 में लगा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1। ये जो है वीसीआरएस साइकिल के इंथैल्पी के टर्म में आपका सीओपी हो जाता है H1 माइनस H4 अपॉन H2 माइनस H1। तो ये जो है वीसीआरएस साइकिल के आपके इंथैल्पी हैं। तो इसमें आपको H3 बराबर H4 होता है। ये आप लोग
हमेशा याद करके रखिएगा कि H3 बराबर H4 आता होता है, यानी कि थ्रोटल वाल्व जो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन में जो आपके इंथैल्पी कांस्टेंट होते हैं, तो H3 बराबर H4, यानी कि आपका H3 भी दिया हुआ है तो आप लोग उसको H4 मान लीजिएगा, और H4 दिया हुआ तो H3 मान लीजिएगा, और उसके थ्रू आप लोग VCRA साइकिल का आप लोग COP यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ VCRA साइकिल, यानी कि VCRA साइकिल में फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट आप लोग यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा क्या, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ VCRA साइकिल। फैक्टर्स affecting of VCRS साइकिल, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे इसमें इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवापोरेटर प्रेशर, इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवापोरेटर प्रेशर। इवापोरेटर प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, जब रिड्यूस करेंगे, तो इसके पीएच और टीएच डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। टीएच डायग्राम जो है आपका, टीएच पीएच यानी कि प्रेशर इंथैल्पी और टेम्परेचर इंट्रोपी। तो टेम्परेचर इंट्रोपी का आपका जो डोम होता है वो इस प्रकार होता है, और प्रेशर इंथैल्पी का डोम जो होता है वो इस प्रकार होता है, यानी कि हल्का मुड़ा होता है किसका, प्रेशर और इंथैल्पी का डोम। इसको हम लोग डॉटेड इसलिए दिखाते हैं कि ये जो है आपके इरिवर्जिबल प्रोसेस है, थ्रोटल जो है आपके इरिवर्जिबल प्रोसेस है। 1 2 3 4। इसी प्रकार यहाँ हम लोग देखेंगे 1 2 3 4। जब हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इवापोरेटर प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो इवापोरेटर क्या है आपका, ये वाला लाइन है किसका, इवापोरेटर का। 4 से 1 जो है आपका इवापोरेटर है, तो प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो प्रेशर देखिए, प्रेशर लाइन ये है, तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जब प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसको नीचे लाएंगे, तो 4 डैश 1 डैश, आपका क्या होगा, 1 डैश हो गया, ये आपका 4 डैश हो गया। तो हम लोग इसमें इसको भी नीचे लाएंगे, तो यहाँ 1 डैश हो गया, यहाँ 4 डैश हो गया। तो हम लोग देखेंगे किस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपका आर ई जो आपका पहले क्या था, पहले आर ई था H1 माइनस H4, क्या था, H1 माइनस H4। अब जो आपका क्या है, H1 डैश माइनस H4 डैश। तो आर ई जो है आपका क्या होता है, रिड्यूस हो जा रहा है। नाउ क्या हो गया, H1 डैश माइनस H4 डैश। तो आर ई जो है आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, सट रहा है, तो छोटा हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उसके बाद है आपके डब्लू कंप्रेसर। डब्लू कंप्रेसर आपका पहले था H2 माइनस H1, अब हो गया आपका H2 माइनस H1 डैश। तो अब देखिए पहले इतना था, अब इतना हो गया, यानी कि अब ये जो है, ये टर्म जो है बढ़ गया है। तो आपका डब्लू कंप्रेसर जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। डब्लू कंप्रेसर जो है आपका इंक्रीज हो गया। तो आप लोग COP जानते हैं कि RE अपॉन डब्लू कंप्रेसर होता है, क्या होता है, COP इक्वल टू RE अपॉन डब्लू कंप्रेसर। तो ये जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, और ये जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो COP जो है आपका डबल रेट से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। COP जो है क्या हो जाएगा, डबल रेट से डिक्रीज हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे प्रेशर रेशियो जो था P2 और P1, तो P1 का वैल्यू जो है बढ़ गया, तो प्रेशर रेशियो जो है आपका इसमें इंक्रीज हो जा रहा है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी यानी कि इफिशियंसी और वॉल्यूमेट्रिक जो आपका क्या हो जाएगा, ये भी जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये थे इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवापोरेटर प्रेशर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट की। इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवापोरेटर प्रेशर, यानी कि इवापोरेटर प्रेशर को जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तो क्या क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो RE यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का वैल्यू जो है कम हो जाता है, डब्लू कंप्रेसर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से COP जो है आपका कम हो जाता है, और प्रेशर रेशियो के बढ़ने के कारण, लिख लेंगे यहाँ पे P2 अपॉन P1 के बढ़ने के कारण इफिशियंसी और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थे आपके इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग इवापोरेटर प्रेशर से रिलेटेड। सेकेंड में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग
कंडेंसर प्रेशर। तो इसका भी डोमेन हम लोग जैसे उसका बनाए थे, यानी कि टीएच और पीएच डायग्राम, इसका भी उसी प्रकार बना लेंगे और देख लेंगे। लेकिन हम लोग इसमें केवल लिख लेते हैं कि क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उसको डोमेन को बनाते नहीं है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें जो है, जब आप लोग इंक्रीज करते हैं कंडेंसर प्रेशर को, तो आर यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है क्या होता है, कम हो जाता है। सेम उसी प्रकार जैसे उसमें होता है वैसे इसमें भी होता है। डब्ल्यू कंप्रेसर जो है आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और आर ई डिक्रीज और डब्ल्यू कंप्रेसर इंक्रीज होने के कारण सीओपी जो है आपका क्या हो जाएगा, डबल रेट से डिक्रीज कर जाएगा। और सीओपी डिक्रीज करने के कारण और प्रेशर रेशियो यानी कि P2 अपॉन P1 का वैल्यू जो है इसमें भी इंक्रीज कर जाएगा, और इफिशियंसी और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसा उसमें आप लोग देखे थे, इवापोरेटर प्रेशर को क्या करने से, डिक्रीज करने से जो हो रहा था, वही काम जो है आपका कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज करने से होगा। थर्ड में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग। इफेक्ट ऑफ सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, जब सुपर हीट करेंगे यानी कि आप 1 से 2 जो आपका कंप्रेसर था, तो कंप्रेसर में और ज़्यादा हीट करेंगे उसको, R2 से R2 डैश यानी कि 2 डैश तक ले जाएंगे, तो आपके क्या होंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपके क्या होते थे, यहाँ पे होते थे, यानी कि नीचे में होते थे। इवापोरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिलता था H1 माइनस H4 माइनस H1, तो वहाँ जो है H4 माइनस H1 जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और डब्ल्यू कंप्रेसर जो है आपका, डब्ल्यू कंप्रेसर भी जो है आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा T1, यानी कि T1 के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और घटाएंगे तो बढ़ेगा। और सीओपी के बारे में हम लोग इसमें नहीं कह सकते हैं, तो सीओपी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वी कांट से, सीओपी के बारे में हम लोग इसमें कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि बढ़ेगा या घटेगा। 4 नंबर है आपका इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग। सब कूल करने से क्या होगा, तो इसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है आपका बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाएगा। डब्ल्यू कंप्रेसर में जो है आपका क्या हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, डब्ल्यू कंप्रेसर में नो चेंज हो जाएगा। और सीओपी जो है आपका इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपका जब आर ई बढ़ रहा है तो आर ई आपका ऊपर में था, और कंप्रेसर के सीओपी और आर ई में जो है डायरेक्टली रिलेशन था, तो जब आपका आर ई बढ़ रहा है यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, तो सीओपी जो है अप्रूव रूप से मतलब यानी कि आराम से बढ़ेगा। उसके बाद इफिशियंसी वॉल्यूमेट्रिक जो है क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। इसमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो ये थे आपके वीसीआरएस के इफेक्ट ऑफ फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ वीसीआरएस साइकिल, यानी कि जितने सारे फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे थे उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ लिए हैं कि आपके वीसीआरएस साइकिल के फैक्टर जो है कैसे इफेक्ट होते हैं। कभी कभी आपसे इसमें वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी जो है कंप्रेसर का पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कंप्रेसर का पूछ लिया जाता है। तो लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर। इसका फॉर्मूला जो है वो हम लोग देख लेते हैं, केवल ड्राइव नहीं देखेंगे। इसमें होता है 1 प्लस सी माइनस सी इंटू P3 अपॉन P4 का पावर 1 अपॉन n। क्या होता है, 1 प्लस सी माइनस सी P3 अपॉन P4 का पावर 1 अपॉन n, वेयर C इक्वल टू क्लियरेंस रेशियो। क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो होता है आपका। और क्लियरेंस रेशियो को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो C बराबर VC अपॉन VS, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ये जो आपके वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी है किसके, कंप्रेशन के। तो VCRS